Okay, good evening all of you. Good evening Parth, Aslesa, Ayush, Akansa, Lipigya, Swayam, Manjari. Good evening all. Okay, good evening Sejal, good evening Yogeshwari. Okay, so once again beta, welcome to न्यूट बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में शैलेंद्र सोनी बेटा लेक्चर 8 आज हम लोग देखेंगे। फाइनली आज बेटा हमारा लास्ट लेक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, पॉसिबल हुआ तो आज कंप्लीट कर लेंगे बेटा, या फिर कुछ पोर्शन यदि रह भी गया तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा एमसीक्यू की प्रैक्टिस के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जैसे कि बेटा ये डीपीएस टेस्ट जो आपका हुआ था टेलीग्राम क्विज पे, उसका रिजल्ट है। ओके, आगे भी इस संडे वंस अगेन आपका एक शेड्यूल होगा, उसमें एज इट इज सिमिलर टेस्ट होगा जैसे लास्ट हुआ था। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा रिस्पांस लास्ट टाइम था, ऐसा ही आगे भी आप लोगों का रिस्पांस मुझे मिलेगा। ओके, सो फाइनली बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शंस का हम लोग, जिसमें बेटा एब्जॉर्प्शन जो है तो इसका मेन साइट हम लोगों ने देखे थे बेटा विलाई, जिसकी हेल्प से फूड जो है क्या होता है बेटा एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो कुछ एनिमेशंस की हेल्प से बेटा आज हम समझेंगे कि एक्चुअली फूड कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड कैसे इजेस्ट होता है, और फाइनली बेटा जो फूड है उसका एसिमिलेशन कैसे होता है। ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, ओके, तो वन बाय वन करके हम सारी चीजें समझते हैं बेटा। जल्दी से सभी लोग बेटा आ गए हैं, रिस्पॉन्स कर देंगे एक बार। ऑलमोस्ट सभी लोग दिख रहे हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि बेटा एक बार रिस्पॉन्स कर देंगे जल्दी से। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, ग्रेट। चलो तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। फाइनली आज का हम लेक्चर, अभी तक के सिर्फ 40 स्टूडेंट ही आए बेटा। हाँ बेटा, टेस्ट होता है हर संडे को, रेडी रहेंगे आप लोग। टाइम जो है हर टाइम अलग हो जाता है। ओके, ग्रुप में किसी भी टाइप का अननेसेसरी लिंक शेयर ना करें, अदरवाइज आपको बैन कर दिया जाएगा। और एक बार यदि आप बैन हो गए तो मैं भी आपको वहाँ पे अगेन ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, इस बात का स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी भी ग्रुप के मैसेज को ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं करना है, अननेसेसरी टॉक्स वहाँ पे नहीं चलेगी। आपने रूल्स पढ़ लिए होंगे वैसे, ठीक है। अदरवाइज आप बैन हो गए तो फिर आपको बेटा वहाँ पे किसी भी टाइप का अथॉरिटी नहीं मिलेगा, किसी भी टाइप का एक्सेस का। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। विलाई का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं बेटा, जिसमें यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो समझे थे, ठीक है, जिसमें बेटा ये विलाई जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसके सेक्शंस को कट करते हैं बेटा तो इस तरह से इसमें इनसाइड में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स भी दिखाई देती है। इसको आज मैं एक एनिमेशन की हेल्प से आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर करवाऊंगा थोड़ी देर के बाद कैसे होता है। और ये जो पार्ट जहाँ पे बेटा फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये भी लास्ट लेक्चर में बताया था। थोड़ी देर के बाद अगेन वो रिवाइज हो जाएगा वाला स्लाइड, तो आपके और भी कंसेप्ट जो अच्छी तरह से विजुअलाइज हो जाएंगे। फाइनली फूड एब्जॉर्ब हो गया बेटा, तो फूड का एब्जॉर्ब होने के बाद अब फूड जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्ट होकर के फूड फाइनली विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज फूड एब्जॉर्ब होता है, और फाइनली बेटा ये लीवर तक के पहुंचेगा। मींस ब्लड कैपिलरी के हेल्प से जो फूड एब्जॉर्ब होता है उसमें ग्लूकोज एंड एमाइनो एसिड होते हैं। ओके,
जो कि ब्लड कैपिलरी से डायरेक्टली पास होता है। फिर बेटा लैक्टियल्स, लैक्टियल्स हमने पढ़े थे बेटा, लैक्टियल्स की हेल्प से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, क्योंकि लार्ज होता है बेटा तो ये सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होता है इसका, ठीक है, रिकम्बाइन होता है, माइसेलेस एंड काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है वो भी मैं थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है फैट, ठीक है, मींस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के फॉर्म में, तो पहले तो ये रिकम्बाइन होता है बेटा और उसके बाद फिर एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टियल्स। लैक्टियल्स क्या है बेटा? लिम्फ वेसल्स होता है। और दोनों भी जो है यहाँ पे जो फूड का एब्जॉर्प्शन है उसमें एक सिंपल डिफ्यूजन जिसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है, मींस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दोनों भी मैकेनिज्म्स यहाँ पर होगी जिसकी हेल्प से फाइनली फूड मटेरियल जो है वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। ओके, फूड एब्जॉर्ब हुआ, इंटेस्टाइन हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है, यहाँ पहुंचते ही जो रिमेनिंग बेटा जो न्यूट्रिएंट है मींस मिनरल्स, ओके, क्या चीज? मिनरल्स जो है वो कोलोन में, मींस वाटर और मिनरल्स जो है वो कहाँ पे बेटा? कोलोन में। ये तो सिकम है बेटा, ब्लाइंड सेक पाउच, उसके बाद क्या आता है बेटा? कोलोन। यहाँ पे जाके फाइनली फूड जो है, फूड मींस उसमें क्या है, जितना भी वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है। मींस सिकम और अपेंडिक्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, मींस सिकम, तो इसका कोई ऐसे स्पेशल फंक्शंस नहीं है। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ पर होता है बेटा? कोलोन में ही होता है। यदि प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो क्या होता है बेटा? लूज मोशंस, डायरिया, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, और फाइनली टेम्परली जो फीसेस होता है, येलोइश ब्राउन मासेस, टेम्परली स्टोर होता है रेक्टम में और उसके बाद इजेस्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से फाइनली फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा। इसके बाद लास्ट मैकेनिज्म आता है इजेशन ऑफ फूड, जिसे डिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी से रिमूव होना, क्या कहलाता है? ये डिफिकेशन, ठीक है। फीसेस जो कि सेमी सॉलिड ब्राउन मासेस जिसमें डेड और लाइव बैक्टीरिया भी होते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड भी होते हैं जो कि टेम्परली स्टोर होता है रेक्टम में और एनएस के थ्रू फाइनली हमारे बॉडी से आउट हो गया। ओके, और उसके बाद जो फाइनली हमारे बॉडी में पहुंचा, ठीक है, जो एब्जॉर्ब हुआ फूड है वो यूटिलाइज होगा, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज है उससे एनर्जी बनती है एटीपी, ठीक है, तो वो प्रोसेस जो हो रहा है फूड का वो क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन ऑफ फूड। ओके, क्या कहलाएगा बेटा? एसिमिलेशन ऑफ द फूड। एसिमिलेशन मींस जो एब्जॉर्ब फूड है वो आपस में क्या होगा? इनकॉर्पोरेट होगा हमारे बॉडी सेल्स में, और उसी के बाद फाइनली बेटा रिपीट करना है डेफिनेशन एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन का डेफिनेशन होता है बेटा जो फूड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, हमारे बॉडी सेल्स तक के पहुंचा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लार्ज फूड था, ये जो लार्ज फूड है इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद इस तरह से सिंपल छोटे छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब यही जो कन्वर्ट हुआ फूड है ये वापस में रिकम्बाइन होकर इस तरह से लार्ज फूड बनेगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब हमारी बॉडी सेल्स उसे यूटिलाइज कर रही है, तो यूटिलाइजेशन जो होता है वो कहलाता है एसिमिलेशन। तो जो डाइजेस्टेड फूड है बेटा, देखो ये हमारा जो है इस तरह से स्टमक और ये जो डिओडिनम है, तो यहाँ से फूड जो है बेटा डाइजेस्टेड जो फूड है ये एब्जॉर्ब हुआ, तो इस तरह से बेटा ब्लड वेसल्स की हेल्प से ये फूड एब्जॉर्ब होकर सबसे पहले जो है फूड कहाँ पहुंचा बेटा? हमारे लीवर में, ठीक है। तो लीवर में जो फूड जा रहा है तो ये जो ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है इसे हिपैटोपोर्टल सिस्टम कहते हैं,
ठीक है, ये हेपेटिक पोर्टल वेन है जिसकी हेल्प से फूड, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगेन एक और चीज है, कैसे बेटा, लैक्टियल्स, तो लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स, इसकी हेल्प से फूड जो है सबसे पहले लीवर में जाएगा, फिर लीवर से आगे पास कर दिया जाएगा इस तरह से हमारे हार्ट तक के, फिर हार्ट से पंप होके फिर हमारे बॉडी में आगे ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे फूड जो है वो क्या होगा बेटा, एसिमिलेट हो रहा है। तो डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट हो गया बेटा लीवर में हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, लैक्टियल्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब फैट जो है लिम्फ वेसल्स की हेल्प से हमारे फाइनली ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का यदि डेफिशिएंसी होता है तो क्या हो सकता है बेटा, इंसुलिन की यदि डेफिशिएंसी हुई तो डायबिटीज होता है। कितने लोगों के साथ वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम आ रहा है या लिटिल सा फ्लक्चुएशन है? बाकी किसी का नहीं, 2-3 लोग ही मैसेज कर रहे हैं बेटा, हैंड रेज नहीं करना, चैट में बताना है। ये यस को क्या समझूं मैं, वॉइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है बेटा, मेरे साइड में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक काम करो, अपने यूआरएल वेब ब्राउजर पे टाइप करो speedtest.net, आपको समझ में आ जाएगा आपके साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। speedtest.net मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे जो कंसेप्ट स्टडी किए हैं, कंसेप्ट में हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज, डाइजेशन कैसे होता है ये हम लोगों ने देखे, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, इसके बाद ये मेन एनिमेशन है आपका, यहाँ से हम लोग फाइनली क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम चल रहा था क्लास को लेकर के। ठीक है, अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अब तक हम लोगों ने जो भी स्टडी किया है बेटा यहाँ पे, तो इसमें हम लोगों ने क्या चीज, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है ये देखे। मीन्स एक कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्सन हुआ। मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में क्या हुआ बेटा, कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद फाइनली फूड जो है, ये फूड हमारे बॉडी में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा विद द हेल्प ऑफ विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद बेटा ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स की हेल्प से फूड एब्जॉर्ब होता है, और फाइनली ये जो फूड जो है वह कहाँ पहुंचेगा बेटा, फूड लीवर में पहुंचेगा। लीवर में पहुंचते ही अब क्या होगा, यहाँ से एसिमिलेट होता है, मीन्स जो भी सेल्स है उस फूड का यूटिलाइजेशन करेगा, और यूटिलाइजेशन के बाद फाइनली जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड जो है वो हमारे बॉडी से रेक्टम एंड एनस से होते हुए क्या होगा बेटा, इजेस्ट हो जाएगा। इजेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, डिफेकेशन कहलाता है। ओके, वंस अगेन फ्लक्चुएशन हो रहा है क्या बेटा, सभी के साथ हो रहा है क्या? ये एनिमेशन देखो बेटा, इसमें आपके बहुत सारे पार्ट्स क्लियर होंगे। जैसे डाइजेशन, तो ये सपोज प्रोटीन हमने खाए, ठीक है, तो प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जो है क्या कर रहा है बेटा, इसका डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, डायरेक्टली स्टमक में होगा। फैट है तो फैट का डाइजेशन बेटा यदि हम देखें तो फैट डाइजेस्ट जो है वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद यदि हम देखें तो ये पोटैटो है, पोटैटो मीन्स स्टार्च, तो ये देखो स्टार्च को ब्रेक करने के लिए एंजाइम आया। ठीक है, स्टार्च जो कि पॉलीसेकेराइड है इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया, हो गया कन्वर्सन। फिर इसके बाद 30% डाइजेशन माउथ में ही हो गया। फाइनली फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा बेटा फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है ये देखो, पेरिस्टालसिस मूवमेंट हुआ एंड कहाँ पहुंच गया, स्टमक में। अब ये प्रोटीन है बेटा, तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, पेप्सिन, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद फाइनली फूड जो है वो पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी तक लिपिड का कुछ भी डाइजेशन नहीं हुआ है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट बेटा, एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है।
ये देखिए फूड एब्जॉर्ब होगा अभी यहाँ पर, ठीक है। मीन्स ये देखो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो गया है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा आपको, विलाई। तो इस विलाई की हेल्प से अब फाइनली जो फूड है ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग जितना भी फूड है ये स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पॉलीमर जो है वो उसका कन्वर्सन हो रहा है किसमें बेटा, मोनोमर में, मोनोमर में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए बेटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये विलाई, विलाई में इनसाइड में देखो वेसल्स हैं, और इसके बाद फाइनली फूड इस तरह से ब्लड वेसल्स में पहुंच गया और ट्रांसपोर्ट होगा इस तरह से फूड बेटा। हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक के ये फूड क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, इस तरह से लीवर, हार्ट, बॉडी के मसल्स, ब्रेन तक के फाइनली फूड जो है क्या हुआ, इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ। समझ में आ गया। अब फूड जो ट्रांसपोर्ट हुआ तो अब ये फूड जो है इसका क्या होगा बेटा, यूटिलाइजेशन होगा। अब यूटिलाइजेशन यदि हम देखें तो यहाँ पे जो यूटिलाइज हो रहा है मींस इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन ऑफ द फूड। तो बेटा आज हम 2 से 3 लेक्चर्स जो है वीडियो लेक्चर्स, उससे हम समझेंगे फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को विलाई का स्ट्रक्चर बताया था। तो फूड का एब्जॉर्प्शन बेटा विद द हेल्प ऑफ विलाइज हो रहा है। तो देखो बेटा इस एनिमेशन में समझो, ये विलस आपको दिखाई दे रहा है, विलस की हेल्प से फूड यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो देखो बेटा अमाइनो एसिड, मोनोसेक्राइड एंड वेन्यूल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये वेंस है, ठीक है, स्मॉल फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस, ये विलाई जिसमें ब्लड वेसल्स दिख रहा है आपको, और ये दूसरा जो है बेटा लिम्फ वेसल्स दिख रहा है। तो लिम्फ वेसल्स की हेल्प से क्या चीज बेटा पास हो रहा है, ये लीवर है। ओके, तो लैक्टियल्स की हेल्प से फैटी एसिड और ब्लड वेसल्स की हेल्प से अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा लीवर पे, और लीवर से फिर ये आगे कहाँ पास होगा बेटा, हार्ट में। समझ गए। तो इस तरह से क्या होगा, एब्जॉर्ब फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एनिमेशन समझ में आया बेटा। ये जो हिपैटोपोर्टल वेन है जिसकी हेल्प से फूड जो है विलाई की हेल्प से एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल से फूड जो है लीवर तक के पहुंचा, और लीवर से फाइनली हार्ट पे जाएगा, और हार्ट से हमारे बॉडी में सर्कुलेट होगा। ओके, हेलो, ये वाला एनिमेशन समझ में आएगा बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, यस या नो। यस, खुशबू का आंसर आया है, सिद्धेश, कीर्ति, ईसा, आयुष, स्वयं, दीपिका, अश्लेषा, आकांक्षा, भाग्यश्री, श्वेता, वेरी गुड बेटा। चलो सभी के पॉजिटिव रिस्पांस मिल गए हैं। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे बेटा अभी। तो इसमें हम लोगों ने अभी जो कंसेप्ट देखा फूड का, जो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो, तो एब्जॉर्प्शन अब बेटा थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि डाइजेस्टेड फूड जो है एक्चुअली कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जो एंड प्रोडक्ट है हमारे डाइजेशन का, वो सबसे पहले हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में गया। ओके, कहां पहुंचा बेटा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा अब उससे ब्लड में और जो लिम्फ में, मतलब ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में फूड ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, ब्लड वेसल्स में और लिम्फ वेसल्स में फूड का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। फिर इसके बाद ये जो फूड है यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो एज इट इज सिमिलर बेटा यहाँ पे फूड जो ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, निशांत सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम है, ध्यान दो, चेक करो। तो यहाँ पे देखिए फूड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो जैसे कि ये जो एक मेम्ब्रेन है बेटा, कौन सा मेम्ब्रेन है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में इधर साइड जो है ये क्या है बेटा, इधर साइड में प्रेजेंट है ये फूड। तो ये फूड जो है बेटा यहां से इधर पास होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे बेटा इसका कंसेंट्रेशन हाई है, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ इजीली मूव कर जाएगा। तो ये होता है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब इधर ज्यादा पहुंच गया और इधर पहुंचते पहुंचते इधर अब कंसेंट्रेशन कम हो गया,
अब कंसंट्रेशन इधर कम हो गया बेटा, तो भी इस फूड को यहां से हमको इधर पास करना है, तो यहां से जब इस फूड को आगे पास करना है तो इधर से धक्का लगाना पड़ेगा बेटा ऐसे, तब जाके ये फूड आगे इधर पास होगा। तो ये हो जाएगा बेटा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो दो मैकेनिज्म काम करेगी बेटा यहाँ पर, एक तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिसको सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं, पैसिव डिफ्यूजन, और एक आता है बेटा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिसको धकेलना है हमको, तो उसके लिए एनर्जी लगती है। तो विद द हेल्प ऑफ एटीपी ये जो फूड है उसको आगे धकेला जाता है, तो उससे के लिए टर्म यूज होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो बेटा यहाँ पे जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स काम करती है। फैसिलिटेट मतलब कोई ना कोई कैरियर मॉलिक्यूल जो है उसको लेके जा रहे, एक फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, एक फैसिलिटी की हेल्प से वहां पे वो काम हो रहा है, तो उसके लिए टर्म यूज होता है फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। ओके, क्या कहलाएगा बेटा ये, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। फिर अब यहाँ पे जो सब्सटेंस है, कौन कौन से सब्सटेंस है और वो कैसे एक्चुअली इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो बेटा जो स्मॉल अमाउंट में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमाइनो एसिड हो गया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हम सॉल्ट खाते हैं तो NaCl, तो क्लोराइड हो गया, ये सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से बेटा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे कि सपोज ये एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में यदि हम देखें तो इधर साइड मान लो ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमाइनो एसिड, ये जो सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसमें से बेटा स्पेशली ग्लूकोज और एमाइनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयन डायरेक्टली बेटा अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जा रहे हैं। तो ये जो मोमेंट होता है, इस मोमेंट को कहते हैं बेटा सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसे, सिंपल डिफ्यूजन। ओके, समझ में आ गया। अब ये सिंपल डिफ्यूजन के बाद फिर हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो सिंपल डिफ्यूजन के बाद बेटा देखो, अब यहाँ पे मैं तीन कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। कौन कौन सा, एक तो फैसिलिटेटेड, एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। विद द हेल्प ऑफ एक डायग्राम जो है हम इस कंसेप्ट को समझते बेटा। देखो बेटा इस डायग्राम में एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट दिख रहा है और ये दिखाई दे रहा है एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है बेटा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस क्या होता है बेटा, यदि मॉलिक्यूल इधर हायर कंसंट्रेशन में है और जब हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करता है तो इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। समझ गए, किसी भी टाइप का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये समझा गया बेटा। बेटा ये वाला पोर्शन समझ में आ गया क्या, बताओ जल्दी से। हेलो, आर यू देयर। ये पोर्शन समझ में आया सभी लोगों को। ओके गुड। कौन सा पोर्शन रिपीट करना बेटा श्वेता, पैसिव नहीं आया, ठीक है फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बेटा। ओके खुशहाली, ध्यान देना। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम, आपको याद होगा, हम लोगों ने डिफ्यूजन का मैकेनिज्म समझे थे। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, इसे कहते हैं बेटा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एज इट इज बेटा देखो, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं बेटा डिफ्यूजन। इसी को सिंपल टर्म में कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, हाँ वेरी गुड खुशबू, बेसिक वीडियो में मैंने बताया हूँ, आपको अच्छे से समझा है, उम्मीद करता हूँ सभी को भी समझा होगा, बट फिर भी कुछ लोगों का प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे ये जो डिफ्यूजन है, इसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, तो ये कहलाता है डिफ्यूजन।
अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो है ये फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब एक प्रोटीन आ गया, मतलब कोई ना कोई ये चैनल प्रोटीन है यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है। अब ये चैनल प्रोटीन इसको पकड़ेगा अपने तरफ पकड़ के इसको आगे ऐसा खींच के पास कर देगा। इसने भी अपने तरफ पकड़ा और उसको अपने तरफ पकड़ के आगे पास कर दिया। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो मूवमेंट है बेटा ये कहलाता है फैसिलिटेट, क्योंकि फैसिलिटी चाहिए उसको, अपने आप नहीं जाएंगे मॉलिक्यूल, कोई ना कोई सब्सटेंस है जिसको पकड़ के लेके जा रहा है। तो ये हो गया फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, ये हो गया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में बेटा डायरेक्टली मॉलिक्यूल मूव करते हैं, बट फैसिलिटेड में मॉलिक्यूल डायरेक्टली मूव नहीं करते, कोई ना कोई सब्सटेंस उसको चाहिए होता है। बट इसके जस्ट अगेंस्ट आता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा मॉलिक्यूल को अपने पास से इधर यदि पास करना है तो उसके लिए चाहिए होता है एनर्जी, जो कहां से आएगी बेटा, एटीपी की हेल्प से आएंगी। अब एटीपी की हेल्प से जब एनर्जी आएंगी तो एटीपी इसको तोड़ेगा, एनर्जी लेगा, फिर उसके बाद इसको इधर इस तरह से आगे पास कर देगा। तो ये कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी समझ में आ गया बेटा? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, आपका रिस्पॉन्स रहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। 51 स्टूडेंट के आसपास यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। वेरी गुड बेटा, क्लियर हो गया सारा पार्ट, ग्रेट। ओके, जहां नहीं समझा डायरेक्टली पूछ लो कि सर वो पार्ट फिर से रिवाइज कराओ, फिर से रिपीट होगा, बट रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मजा आएगा। ओके ग्रेट। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म्स क्या होती है वो देख लिया। अगेन बेटा एक एनिमेशन देखेंगे जिसमें आपके और भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्टिव मतलब बेटा सिंपल याद रखो, एक्टिव मतलब एनर्जी, जब मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन एनर्जी की हेल्प से होगा उसे एक्टिव कहते हैं। पैसिव मतलब जब मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन बिना एनर्जी खर्च किए होगा उसे पैसिव कहते हैं। बस इतना याद रखो, सफिशिएंट है। आज था क्लियर हुआ? ये एनिमेशन देखेंगे और भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे आपके। Also known as the small intestine and the hindgut. The stomach is the final part of the foregut, where proteins are digested. From here, the contents of the intestines proceed to the small intestine. Here the enzymes in the intestinal juice and pancreatic juice break down the essential nutrients, that is, proteins, carbohydrates, and fats. Intestinal juice is produced by the glands of the small intestine, while the pancreas secretes pancreatic juice. The bile, produced by the liver and stored in the gallbladder, is also emptied into the small intestine. The bile does not contain digestive enzymes. It emulsifies fat drops to aid in their digestion. The outer layer of the small intestine is the serous membrane. ओके अब देखिए बेटा, ये हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ गट जब हम लोगों ने स्टडी किए थे तो आपको याद होगा बेटा 4 लेयर था, ये सेरोसा है, फिर ये सेकंड लेयर क्या था बेटा, हेलो, मस्कुलरीज है, ये सब म्यूकोसा है, मस्कुलरीज सब म्यूकोसा और इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा। अब इसमें देखो 2 लेयर दिखाई दे रही है, एक लेयर ये ऐसी लॉन्गिट्यूडिनल है और ये वाला जो लेयर है ये कैसा है, सर्कुलर है। तो ऐसा 2 लेयर हमने देखे थे, याद है? तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर कैसे होता है। ओके ये क्लियर हो गया होगा अभी, चलो आगे देखते हैं। Under this layer, there are layers of longitudinal and circular smooth muscle. The synchronized motion of these two muscle layers ensures the peric motion of the stomach. It mixes and propels the contents of the intestines. The digestive system is lined by a mucous membrane, which consists of a thin layer of smooth muscle, connective tissue, and epidermis. The glands that secrete the intestinal juice are embedded in the mucous membrane. Circular folds increase the absorptive surface of the small intestine. Microvilli and villi further increase the absorptive surface of the small intestine. Carbohydrates and amino acids release. ओके इस तरह से माइक्रोविलाई और विलाई क्या होगा, फूड को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब हुआ फूड जो है इस with the तरह से digestion of proteins are ट्रांसपोर्ट absorbed into the blood vessels, while lipids are absorbed into the lymph vessels.
ओके, उम्मीद करता हूँ ये वाला पोर्शन भी ज्यादा अच्छे से आपका क्लियर करवा दिया होगा। अब देखिए बेटा, फाइनली जो सब्सटेंस पास हुए, सब्सटेंस पास होने के बाद कहाँ पे जाएंगे बेटा, वो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये जो सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, यदि हम देखें तो इसमें देखिए बेटा, जो भी सब्सटेंस है, क्या क्या है, हमने जो खाना खाए हैं, जो फूड हमने कंज्यूम किए, उसमें ग्लूकोज है, उसमें अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन बेटा ये कब तक के एब्जॉर्ब होगा, तो देखो यहाँ पे यदि मान लो इस तरह से हम बैरियर बनाते हैं यहाँ पर, और बैरियर में इधर साइड बेटा हमारा ये आउटर पोर्शन जो है जहां से फूड एब्जॉर्ब होने वाला है, ओके। फिर इनर साइड विलाई प्रेजेंट है, ओके। फिर फाइनली ये जो फूड है एब्जॉर्ब होने के बाद इधर पास होगा। यदि आपको इस डायग्राम से नहीं समझ रहा है तो मैं आप लोगों के लिए देखो विलाई के समान एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो ये हमारा लेयर है, ये इस तरह से विलाई हो जाएगा, ये विलाई हो गया, फिर ये विलाई हो गया, ये विलाई हो गया, आगे बढ़ गया, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे ये फूड पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये फूड पार्टिकल जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा बेटा, ये जो फूड है यहाँ से एब्जॉर्ब होके इधर आएगा, आ रहा है इधर अंदर साइड। थोड़ी देर पहले बताया बेटा, विलाई और माइक्रो विलाई एनिमेशन में देखिए हम लोगों ने, तो उसकी हेल्प से किस तरह से फूड एब्जॉर्ब होके अंदर आ रहा है। अंदर आने के बाद बेटा देखो क्या है, फाइनली फूड जब एब्जॉर्ब हुआ और इधर साइड आ गया, तो अभी तक के ये जो कंसंट्रेशन था वो क्या था बेटा, इधर कंसंट्रेशन हाई था और इधर लो था। तो ये कहलाता है बेटा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये वाला जो फूड है ये एब्जॉर्ब हो गया है, और एब्जॉर्ब होने के बाद सारा का सारा फूड कहाँ गया बेटा, इधर आ गया। इधर आने के बाद अब यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन जो सब्सटेंस का है वो कम हो गया। तो जब कम हो गया तो अब ये सब्सटेंस जो है इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, धकेलना पड़ेगा, ऐसा धक्का दे दे के उसको अंदर अंदर पहुंचाना पड़ेगा। तो वहां पे जो काम करेगा मैकेनिज्म्स, वो क्या कहलाएगा बेटा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस उसे क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, कुछ सब्सटेंस जो है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। बट यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के आप प्रोटीन चैनल्स देख रहे हो, ठीक है। तो ये चैनल्स जो है बेटा जनरली क्लोज रहते हैं, और जब ये सब्सटेंस यहाँ पे आता है तो सब्सटेंस के आने के बाद ये ओपन होता है, और ओपन होने के बाद ये आगे पास हो गया। ये चैनल ने इसको इधर पकड़ा, फिर ये अंदर गया, और फिर उल्टा होकर इसने इसको इधर ऐसा छोड़ दिया। तो इस तरह से बेटा ये कैरियर प्रोटीन है। तो कुछ सब्सटेंसेस जो है उसको पास होने के लिए चैनल्स लगते हैं। तो इस टाइप का मैकेनिज्म जो है बेटा फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो देखो बेटा यहाँ पे सम सब्सटेंसेस ग्लूकोज अमाइनो एसिड जब एब्जॉर्ब होते हैं तो उसके लिए रिक्वायर होता है कैरियर प्रोटीन, और कैरियर प्रोटीन की हेल्प से जब फूड जो है एब्जॉर्ब होता है तो इस टाइप का मैकेनिज्म कहलाता है फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है बेटा, ये फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ओके। समझा बेटा। अगेन एक एनिमेशन देखते हैं, और भी अच्छे से बहुत सारे पार्ट क्लियर होंगे आपके। देखो बेटा ये हमारा फूड है, सबसे पहले फूड डाइजेस्ट हुआ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जहां पे विलाई प्रेजेंट है। इस विलाई की हेल्प से फूड डायरेक्टली क्या हो रहा है बेटा, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो इस विलाई की हेल्प से एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद फाइनली ब्लड में पहुंचा, और ब्लड में होने के बाद यहाँ से पास होके अलग अलग ऑर्गन्स में हमारे बॉडी फ्लूइड की हेल्प से क्या है बेटा, ये पास हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनली बेटा हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे इसका फाइनली क्या होता है बेटा, मूवमेंट होता है, ठीक है। मूवमेंट होने के बाद बेटा ये जो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल का, ये डिपेंड करता है स्पेशली बेटा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर। जैसे वाटर है, वाटर में क्या होगा बेटा, ऑस्मोसिस होगा। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, वाटर का कंसंट्रेशन अपने ज्यादा से अपने कम की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा बेटा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है ये किस पर डिपेंड करेगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की यदि हम बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है बेटा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। एनर्जी कहां से मिलेगा, एनर्जी मिलता है एटीपी की हेल्प से। तो ये देखो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो बेटा इस डायग्राम में समझ में आएगा, इस डिफ्यूजन में बेटा कोई एनर्जी नहीं लगी, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में भी कोई एनर्जी नहीं लगी, डायरेक्ट हो गया। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो ये एनर्जी लग रही है। क्यों एनर्जी लग रही है बेटा, क्योंकि देखो इधर और इधर बेटा मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई है, तो मॉलिक्यूल अपने हाई से अपने लो की तरफ इजीली पास हो जाएगा।
लेकिन बेटा यही देखेंगे तो बेटा सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल बचे हैं, तो इसको यहाँ से इधर बाहर हमारे बॉडी में लेके आना है, खाया पिया बाहर निकालना थोड़ी हमको, हमारे बॉडी में वापस चाहिए। ये जो 2 मॉलिक्यूल भी बचे ना, तो उसको फाइनली हमारे बॉडी के अंदर हमको पहुंचाना पड़ेगा, समझे? तो इसके लिए क्या चीज चाहिए बेटा, हमारे को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये जो एनर्जी जो है ये किसकी हेल्प से बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है बेटा, उसमें भी कुछ अमीनो एसिड, कुछ मोनोसेक्राइड्स आते हैं जैसे ग्लूकोज, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आता है बेटा जैसे सोडियम आयन, ये एब्जॉर्ब बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स की हेल्प से होते हैं। किस तरह से होता है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हेल्प से एब्जॉर्ब होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन एक्चुअली कैसे हो रहा है, वंस अगेन एक और बार देख लेते हैं हम लोग। After food is digested into small and soluble food molecules, it can be absorbed into the circulatory system. This absorption process mainly takes place in the ileum. देखो बेटा ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे इस सेक्शंस को जब हम कट करते हैं तो कट करने के बाद यहाँ पे हमको विलाई दिखाई देगा, और ये जो विलाई है, इस विलाई में यदि हम देखें एक छोटा सा पोर्शन हम देख रहे हैं, तो ये जो विलाई है बेटा उसमें माइक्रो विलाई, और किस तरह से फूड का एक्चुअली एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हम समझेंगे। On the inner wall of the ileum, ओके तो इस तरह से आप देखें, और यहाँ पे ये जो है इनर वॉल जो है, इलियम की बात कर लो या स्मॉल इंटेस्टाइन, there are a large number ठीक है। इस तरह से ये है बेटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। of finger-like projections अब इसके सेक्शंस को जब हम कट करेंगे तो वहां पे हमको उसका एनाटॉमिक स्ट्रक्चर पता चलेगा, जिसमें बेटा ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स called villi. Each villus has a lymph vessel called lacteal in the center. The lacteal is surrounded by a network of capillaries. Water-soluble food molecules such as monosaccharides, amino acids and minerals, as well as water-soluble vitamins such as vitamin C, are absorbed through the walls of the villi into the capillaries by diffusion and active transport. As the absorption of digested food into the blood increases the water potential of the content in the ileum, water is drawn into the blood by osmosis. On the other hand, fatty acids and glycerol enter the epithelium of the villus by diffusion. In the अब देखिए बेटा यहाँ पे अभी तक के हम लोगों ने जो स्टडी की है, इसमें एनिमेशन में आपको क्या बताया, ये जो सब्सटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स है इसमें, अमीनो एसिड और ग्लूकोज, ये किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब हो रहा है बेटा, विलाई ने एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली पास किया कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड की हेल्प से आगे जा रहा है। बट उसके अंदर बेटा अगेन एक और वेसल्स है जो कहलाता है लिम्फ वेसल्स, ठीक है। क्योंकि यदि हम यहाँ पर ये देखते हैं क्या चीज, लैक्टियल्स जो है, तो मींस यहाँ पे जो फैटी एसिड की यदि हम बात कर ले, और फैटी एसिड के साथ ही साथ यदि हम ग्लिसरॉल की बात करें, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ये क्या हो गया बेटा, ये लार्ज मॉलिक्यूल है जो इजीली ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, इसलिए ये डायरेक्टली पास होगा कहाँ पर बेटा, लैक्टियल्स में। बट ये डायरेक्टली लैक्टियल्स में नहीं पास होते, ये अपने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, जिसे माइसेलस एंड काइलोमाइक्रोन कहते हैं, ठीक है। स्मॉलर कंपाउंड में कन्वर्ट होगा जिससे माइसेलस कहेंगे, फिर वो आउटर एक लेयर में कोटेट होता है, ग्लोबुलिन्स लेयर, जो काइलोमाइक्रोन कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टियल्स। देखेंगे अभी बेटा आगे कंटिन्यू इसको। epithelial cells, they recombine into fine lipid droplets. The lipid droplets then enter the lymph in the lacteal. Lipid-soluble vitamins such as vitamins A and D are also absorbed into the lacteal. The lipids and lipid-soluble vitamins in the lacteal are transported to the main lymph vessels and eventually to the bloodstream. जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होंगे वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड की हेल्प से, बट जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंस है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए बेटा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है लैक्टियल्स का, लिम्फ वेसल्स का। ओके बेटा यहाँ तक समझ में आया कि एक बार सभी लोग हैंड रेज करेंगे जल्दी से, फास्टली रेज योर हैंड, पता चल जाएगा कितने लोग गायब हो गए यहाँ से।
कई लोग ऐसा तो नहीं जो वीडियो ऑन करके भाग गए। 50 पार्टिसिपेंट है, 25 का रेज हैंड हुआ है, 26, बाकी लोग जल्दी से फास्ट, 30, ओके ऑलमोस्ट सभी लोग है, आ रहे, 100 हो रहे हैं। अब वो लोग पकड़ा जाएंगे जो लोग सिर्फ वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। कितने लोगों से हैंड रेज नहीं हो रहा है, चैट में रिस्पॉन्स कर दो बेटा। लैपटॉप में हो आप, पीसी में हो, हैंड रेज नहीं हो रहा है। ओके चलो बढ़िया। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे हम लोगों ने फूड का एब्जॉर्प्शन देखे, तो अब फाइनली बेटा फैटी एसिड का जो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा फैटी एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है, ध्यान से समझना। जैसे कि सपोज ये फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल है। तो ये सबसे पहले बेटा ये अपने अगेन दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जो छोटे से और इस तरह से फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर ये आगे चल के बेटा ये कहलाता है मिसेलस, माइसेलस। फिर ये जो स्मॉल कंपाउंड जो है बेटा, ये आउटर एक प्रोटीन की कोटेड लेयर जो होता है उससे ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा इस तरह से, ये कहलाता है काइलोमाइक्रोन। अब ये जो काइलोमाइक्रोन जो है बेटा ये इजीली लिम्फ वेसल्स की हेल्प से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे जो है ग्लिसरॉल जो है इनसोल्युबल है, इसलिए ये ब्लड में नहीं जा पाएगा। ब्लड में नहीं जाएगा तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेट हुआ किसमें बेटा, एक स्मॉल ड्रॉपलेट जो कहलाता है माइसेलस। माइसेलस जो है मूव करेगा कहाँ पे बेटा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाते ही अभी ये क्या होगा बेटा, एक प्रोटीन कोटेड, प्रोटीन की यहाँ पे कोटिंग बनेगी जिसे कहते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या कहलाएगा बेटा, प्रोटीन की एक कोटिंग यहाँ पे आएगी जो कहलाता है काइलोमाइक्रोन। अब ये जो काइलोमाइक्रोन यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, अब ये काइलोमाइक्रोन ये ट्रांसपोर्ट हो गया कहाँ पे बेटा, लिम्फ में, जिसे लैक्टियल्स कहते हैं। और लिम्फ के वजह से इसकी हेल्प से फाइनली बेटा लिम्फ वेसल जो है, जो सब्सटेंस है एब्जॉर्ब सब्सटेंस, उसे ब्लड स्ट्रीम में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो लिम्फ वेसल्स जो है एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है उसे ब्लड स्ट्रीम में क्या किया बेटा, ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब देखो तो अगेन एक एनिमेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा है। तो देखो बेटा ये फैटी एसिड है, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फिर स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होगा जो माइसेलस कहलाएगा। ध्यान से समझना, ठीक है, ये टूट गया अभी समझ लो। टूटने के बाद अभी क्या हुआ बेटा, स्मॉल पार्टिकल जो माइसेलस कहला रहा है, ठीक है, पेनक्रेटिक लाइपेज एंजाइम की हेल्प से क्या हुआ था बेटा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्सन हुआ, पढ़े ना हम लोगों ने। फिर स्मॉल पार्टिकल में ये रिफॉर्म होने के बाद ये कहलाता है माइसेलस। माइसेलस के बाद देखो ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में चला जाएगा अभी, ठीक है, इपिथेलियल सेल, और इससे कहां पहुंचा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। अब यहाँ पे बेटा क्या आएगा बेटा, एक प्रोटीन जो इसको कोटेड कर देगा इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, काइलोमाइक्रोन। अब काइलोमाइक्रोन फाइनली बेटा ब्लड वेसल्स में तो जाएगा, निकाल जाएगा ये लिम्फ वेसल्स में। अब लिम्फ वेसल्स में काइलोमाइक्रोन पहुंचा, और लिम्फ वेसल्स में जाने के बाद ये आगे चल के फिर उससे बेटा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ब्लड वेसल्स में। तो लिम्फ वेसल्स से फिर ब्लड वेसल्स में जाएगा, और इस तरह से ये आगे हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा, पास होता है। तो जो सब्सटेंस से बेटा जो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। मीन्स हमारे माउथ में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में, सभी जगह पे क्या है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है बेटा, ठीक है। जैसे माउथ की ही हम बात कर ले बेटा, तो माउथ में बेटा कुछ ड्रग्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बेटा, ठीक है। स्टमक में बेटा वाटर और सिंपल शुगर और अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में मिनरल्स, कुछ ड्रग्स और वाटर एब्जॉर्ब होता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो बेटा एनसीईआरटी ने ये जो हमारे को टेबल बना के दिया है जिसमें माउथ, सर्टेन ड्रग्स। अब ड्रग कहां कहां पर हो रहे बेटा, माउथ में, और माउथ के साथ ही साथ कहां पर बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। दो जगह पे क्या होता है, ड्रग्स एब्जॉर्ब होता है। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, मैचिंग में आप लोग याद रखोगे। फिर इसके बाद बेटा वाटर, वाटर कहां कहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, और स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। समझ गए।
शुगर का एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो शुगर जो एब्जॉर्ब होती है बेटा स्टमक में एब्जॉर्ब हो रहा है और साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। तो ये हमें याद रखना है कौन कौन सी जगह पे क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो बेटा यहाँ पे माउथ का जो लोअर साइड होता है टंग वाला पार्ट, जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग होती है, यहाँ पे ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाटर, अल्कोहल और शुगर का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। मींस एग्जाम में क्वेश्चन आया अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्पेशली, तो अल्कोहल जो है वो स्टमक की हेल्प से ही एब्जॉर्ब हो रहा है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रिंसिपल ऑर्गन कहते हैं बेटा, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। क्यों बेटा, क्योंकि कंप्लीट जो डाइजेशन और फाइनल प्रोडक्ट जो डाइजेशन का होता है, मींस ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, ये सारा का सारा एब्जॉर्प्शन जो है बेटा म्यूकोसा, जिसमें ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ वेसल्स की हेल्प से एब्जॉर्ब होगा। समझ में आ गया। इस तरह से फाइनली फूड का जो एब्जॉर्प्शन है ये होता है। हेलो बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, ओके आगे बढ़े। 31 स्लाइड फिर से रिवाइज करना है, ओके ठीक है। 31 स्लाइड रिवाइज करवा दे रहा हूं बेटा। 31 स्लाइड में यहाँ पे जो बताया हुआ है क्या चीज बेटा, ये वाला जो स्लाइड है, इसमें देखिए बेटा इस स्लाइड में सिर्फ जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मीन्स माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसी को मैंने एलेबोरेट करके टेबल में बताया। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यही वाला पोर्शन बेटा हमने इस वाले ये जो टेबल है कंपैरिजन वाला, यहाँ पे हम लोगों ने समझे। ओके बेटा, चलो आगे बढ़े अभी। हेलो, आज चैप्टर एंड करना है हम लोगों को। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आया होगा एक बार आप लोग क्या चीज वीडियो से रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट पोर्शन जो है मींस जब एब्जॉर्ब हो गया फूड, तो एब्जॉर्ब होने के बाद जो सब्सटेंस है फाइनली कहाँ पहुंचा, हमारे टिश्यू सेल्स तक के पहुंचेगा। अब उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो यूटिलाइजेशन जो सब्सटेंस हो रहा है, इस फिनोमिना को कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं बेटा इसे, एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। और जो फूड हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड है, जो वेस्ट है, वो सॉलिडिफाइड होके, ठीक है, क्या फॉर्म करता है बेटा, फीसेस, ठीक है, कोहेरेंट फीसेस। कहां पर बेटा, रेक्टम में। और यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन होता है बेटा हमारा डिजायर के थ्रू इसे रिमूव करना, हमारे बॉडी से इजेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इजेशन ऑफ फीसेस जो है हमारे बॉडी से आउटसाइड एनल ओपनिंग होंगी, इस फिनोमिना को डिफिकेशन कहते हैं। ये वॉलेंट्री प्रोसेस होती है। वॉलेंट्री मींस हमारे कंट्रोल में होता है ये, ठीक है। मासेस ऑफ जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यहाँ पर होगा उसे हमारे बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है जो कहलाता है बेटा इजेशन। तो इसमें भी ऐसा कोई स्पेशल जो है टर्म जो है नहीं है। फीसेस बेटा, आपको फीसेस नहीं पता, फीसेस येलोइश ब्राउन मासेस जो है कॉम्पैक्ट जो फूड होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है, वो फीसेस कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बेटा कुछ डिसऑर्डर होते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं आप ही बताइए। एक तो पहली चीज, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, या फिर फूड में पॉइजन है तो वोमिटिंग हो जाती है। फूड प्रॉपरली बेटा लिक्विडिटी बढ़ गई है तो डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस कहते हैं। तो ये सारे जो है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर किसकी वजह से हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के वॉर्म्स है बेटा, टेफ वॉर्म, ब्राउन वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म। ये डिफरेंट टाइप के वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं बेटा हमारे इंटेस्टाइन में, या फिर कुछ बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन यदि हो गया है तो इसकी वजह से फाइनली हमारे क्या है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रहेंगे। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी हो सकता है बेटा, वही पढ़ेंगे अभी हम वन बाय वन। तो अब देखिए बेटा इसमें फर्स्टली जॉइंटिस। जॉइंटिस तो आपको पता ही होगा। जॉइंटिस में क्या होता है बेटा, हमारे स्किन और आईज में येलोइश दिखाई देती है। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें जनरली लीवर अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बेटा जो बाइल पिगमेंट है ना वो ब्रेक होकर हमारे बॉडी से रिमूव हो रहा था, अब रिमूव नहीं हो पाएगा। तो हमारे बॉडी में क्या होगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे सेल्स टिश्यू को डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है। तो ये हो गया बेटा जॉइंटिस, ओके।
डिसीज बेटा हमारे को एनसीईआरटी ने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है, जब फाइनली हम एमबीबीएस में जाएंगे वहां पे हमको बहुत डिटेल में डिसीज पढ़ना है, बट यहाँ पे हमको सिंपल टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए, डिसीज का नाम और उसके सिम्टम्स क्या है, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग। जॉइंटिस के बाद बेटा नेक्स्ट आता है वोमिटिंग। वोमिटिंग की यदि हम बात करें बेटा तो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है बेटा। रिफ्लेक्स एक्शन मींस देखो बेटा ये यहाँ पे इसोफेगस है और ये स्टमक है। अब आपको मालूम है यहाँ पे ये जो स्टमक है यहाँ पे एक स्फिंक्टर्स काम कर रहा था, इस स्फिंक्टर्स को क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर्स, और फूड यहाँ पर है। अब यदि किसी भी टाइप का पॉइजन यदि आया तो ये फूड को यहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है, तो इस टाइम पे बेटा ये जो स्फिंक्टर्स है ये भी यहाँ से गायब हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ओपन हो जाता है और रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट यहाँ पे होगा। रिवर्स पेरिस्टालसिस की वजह से फूड जो हमारे माउथ से बाहर आ जाता है, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा, वोमिटिंग मींस इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो कंट्रोल होता है वोमिट सेंटर जो कहलाता है मेड्यूला। ठीक है, मेडुला क्या होता है बेटा, जैसे कि सपोज यदि हम ये ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, हम आगे चल के ब्रेन का और भी डिटेल में स्टडी करेंगे, तो ब्रेन में बेटा यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का पार्ट होता है, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होता है। ठीक है, प्रोजेंसिफेलॉन, रोबेंसिफेलॉन, मिजेंसिफेलॉन, ये मेडिकल टर्म में हम ब्रेन के टाइप्स को समझते हैं। तो उसमें बेटा एक ये स्पेशल पार्ट होता है ये वाली जगह, जिसे कहते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है बेटा ये हमारा वोमिट सेंटर होता है। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है वोमिटिंग सेंटर जो है कौन सा है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। ओके, तो ये क्या करता है बेटा, वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें फीलिंग जो है बेटा किस तरह से आता है, नोजिया, जो वोमिटिंग होने की जो फीलिंग होती है ना, तो ये इस तरह से फील होता है। डेजीनेस, बेचैनी सा जो होता है, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हो गया क्या चीज बेटा, हमारा जॉइंटिस हमने देख लिए, वोमिटिंग हमने देख लिए। इसके बाद आता है बेटा डायरिया। डायरिया मींस फिकल डिस्चार्ज। लिक्विडिटी जो है मींस बोवेल, बोवेल समझता है ना, जो फूड हमारा बोलस में कन्वर्ट हुआ और अंदर जो गया वो जो पास हो रहा है तो वो बोवेल मूवमेंट कहलाता है। तो ये इरेगुलर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने की वजह से फूड जो है बेटा एब्जॉर्ब नहीं होगा। फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे बॉडी में वीकनेस आएंगे, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में नहीं जा पा रहा है, समझे। तो इस टर्म को कहते हैं डायरिया कहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या हो गया यहाँ पर, रेड्यूस हो गया है, समझ गए, क्लियर हुआ। इसमें भी हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कॉन्स्टिपेशन की यदि हम बात करें बेटा, तो कॉन्स्टिपेशन में देखिए यहाँ पे हार्डनिंग हो गया है। ठीक है, ये जो फीसेस जो था वो क्या हुआ बेटा, एकदम हार्ड हो गया है और यहाँ से प्रेशर के थ्रू आगे इसको भेजना पड़ रहा है इस तरह से। तो हो सकता है कि हमारे ये इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन भी आ जाए और इसको एक जोर लगा के बाहर निकालना पड़ रहा है। तो इस फिनोमिना को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कॉन्स्टिपेशन। और इनडाइजेशन तो आपको समझता ही है। इनडाइजेशन में क्या होता है बेटा, तो इनडाइजेशन की यदि हम बात करें तो एक ऐसा कंडीशन जिसमें फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाया। अब फुल यदि डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा बेटा तो प्रॉब्लम होगी। क्यों होता है बेटा, प्रॉपर अमाउंट में यदि एंजाइम का सिक्रेशन नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम आ सकती है। फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। स्पाइसी फूड जब जनरली यूज करते हैं तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है। एंजाइटी होता है बेटा, नर्वसनेस, ठीक है, प्रॉब्लम होंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है बेटा, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर है। इसके बाद अगेन एक डिसऑर्डर है बेटा जिसे कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसे स्टार्ट करने के पहले एक बार जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो, यहाँ तक के क्लियर है क्या, या किसी को कुछ पूछना है, कुछ स्लाइड पूछना है जो नहीं समझा है। ओके है तो यस बोलो, नहीं है तो नो बोलो। ऑल क्लियर है, सिर्फ 10 स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आया है, बाकी के स्टूडेंट ओके। चलो कुछ लोगों के और आ गए भी, और बाकी के स्टूडेंट बचे हैं। ओके ग्रेट बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक। आगे आ रहे बेटा हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन समझेंगे। प्रोटीन एनर्जी देखो बेटा, एक टाइम पे यदि हमारे फूड डाइट में हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन यदि प्रोटीन नहीं मिला तो प्रोटीन ही है जो हमारी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है बेटा। प्रोटीन नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में वीकनेस आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मीन्स ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, प्रोटीन या फिर फूड में कैलोरीज यदि नहीं मिलती है तो थोड़ी देर पहले पिक्चर्स जो दिखाया था बेटा मैंने,
ठीक है, जो डिसीज है, दो टाइप की डिसीज है बेटा, एक मैरास्मस है एंड क्वासियोरकर। ऐसे टू टाइप का डिसीज से पर्सन जो है वो सफर करता है। तो पहली चीज तो बेटा ये जो डाइटरी डेफिशिएंसी हो गया यदि प्रोटीन का हमारे फूड में या फिर कैलोरीज का, ठीक है, तो इसकी वजह से होता है। कुछ कंट्री बेटा जो साउथ साइड की यदि कंट्रीज हम देखें, साउथ ईस्ट एशिया, अमेरिका, वेस्ट बंगाल, अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका जो है, यहाँ पे ये डिसीज बहुत ज्यादा कॉमन है बेटा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मीन्स यहाँ पे लार्ज सेक्शन जो है बेटा पॉपुलेशन, ठीक है, ड्राउट, फेमाइन और पॉलिटिकल इशू, मतलब सूखा हो गया, अकाल हो गया, या फिर पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से बेटा वहां के जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रोटीन का एनर्जी नहीं मिल पा रहा है और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को सफर करना पड़ रहा है। ये जनरली जो अफेक्ट करता है ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट बिलो 1 ईयर एज, और जो चाइल्ड है 1 से 4 साल के जो बच्चे हैं उसमें होता है, जिसे मैरास्मस और क्वासियोरकर कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट में जो होता है वो मैरास्मस होता है, और चिल्ड्रन में जो डिसीज होती है उसे क्वासियोरकर कहते हैं। इन्फेंट मतलब 1 साल से छोटे बच्चे, 1 साल से छोटे बच्चों को जो डिसीज होगा वो कौन सा होगा बेटा, मैरास्मस होगा। ठीक है, और चिल्ड्रन में जो होता है वो क्या होता है बेटा, क्वासियोरकर। देखो यहाँ पे इन्फेंट का जो नंबर है स्पेलिंग का और मैरास्मस के नंबर जो है दोनों कम है। चिल्ड्रन बच्चे 1 से 4 साल यानी बड़े बच्चे हैं, और क्वासियोरकर का स्पेलिंग बड़ा है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन नहीं रहता बच्चों को लास्ट तक के कि कौन सा मैरास्मस है और कौन सा क्वासियोरकर। ये वाला स्लाइड क्लियर हुआ बेटा? हेलो, कुछ पार्ट जो नहीं समझा है पूछना है? क्लियर है, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले मैरास्मस क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैरास्मस की यदि हम बात करें बेटा, तो मैरास्मस किस में हो रहा है, इन्फेंट में। इन्फेंट मतलब जो 1 साल से छोटा बच्चा है। तो 1 साल से छोटे बच्चे को यदि प्रोटीन का डाइट देना बंद कर दिया और उसको कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज भी यदि नहीं मिला तो उसे हो जाएगा मैरास्मस। ठीक है, इट इज फाउंड लेस देन 1 ईयर एज। अब ये क्यों होता है बेटा, तो देखो बेटा मदर मिल्क जो है इसको हमने बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया है दूसरे फूड से, और जो फूड है उसमें बेटा प्रोटीन का और कैलोरी वैल्यू बहुत कम है। ऐसे फूड से जब रिप्लेस हो गया तो उस बच्चे को मैरास्मस हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा बेटा, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मदर जो है, अब ये बच्चा छोटा ही था लेकिन वो दूसरी बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई है, या फिर नया बच्चा हो गया है, तो उसका ध्यान जो है बेटा इस बच्चे पे ना जाते हुए दूसरे बच्चे पे चला जाएगा। समझे, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होना ही है। तो देखो बेटा ये जो है मदर है सेकंड प्रेगनेंसी या फिर सेकंड चाइल्ड बर्थ, तो ऑब्वियसली ओल्डर इन्फेंट जो रहेगा वो उससे ज्यादा ये वाला जो रहेगा यंग रहेगा, तो ऑब्वियसली जो है ध्यान किस पे दिया जाएगा। ठीक है, तो मैरास्मस जो है बेटा प्रोटीन डेफिशिएंसी, और प्रोटीन का डेफिशिएंसी होगा बेटा तो ऑब्वियसली जो बॉडी में जो टिश्यू में जो प्रोटीन है उसको यूटिलाइज करने लगेगा, और यूटिलाइज यदि कर लिया तो बॉडी में क्या सिम्टम्स होंगे बताओ, बॉडी पतली हो जाएगी, बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, लिम्फ्स जो है वो भी थीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा इस तरह से बॉडी लिम्फ्स जो है रिजल्ट्स जो देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ बॉडी, ठीक है, लिम्स थाइन हो जाएंगे, स्किन जो है ड्राई हो जाएंगी बेटा, स्किन थीन और रिंकल्स हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ रेट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, वेट लॉस हो जाएगा उस बच्चे का, ब्रेन का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उस बच्चे को देखने को मिलेगी। किसमें बेटा, मैरास्मस में। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट डिसीज देखते हैं, क्वासियोरकर। क्वासियोरकर बेटा यहाँ पे प्रोटीन नहीं दे रहे हैं लेकिन कैलोरीज दी जा रही है। ठीक है, प्रोटीन का डेफिशिएंसी है, देखो यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली मीनिंग क्या है वर्ड का, क्वासियोरकर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, फिर अनअकम्पेन्ड बाय कैलोरिक डेफिशिएंसी, मींस सिर्फ प्रोटीन को डाइट में ही दिया जा रहा है और कार्बोहाइड्रेट जब दिया जा रहा है तो उस टाइम पे जो डिसीज होगा वो कहलाता है क्वासियोरकर। इसका भी रिजल्ट वही है बेटा, क्या चीज, रिप्लेसमेंट मदर मिल्क जो है उसको देना बंद कर दिया है, और अभी क्या हाई कैलोरिक बट लो प्रोटीन डाइट उसे दिया जा रहा है उस बच्चे को। कैलोरी हाई है मतलब कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट तो दे रहे हैं लेकिन उसके फूड में प्रोटीन नहीं है। ठीक है, 1 साल से ज्यादा बच्चे को दिया जा रहा है तो उससे क्या होगा बेटा,
क्वासियोरकर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैरास्मस के समान ही बेटा इसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बट थोड़े से डिफरेंट होंगे। वास्टिंग ऑफ मसल्स, मसल्स पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, लिम्स ऑब्वियसली पतले हो जाएंगे बेटा। ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाएंगी। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत फैट बेटा जो स्किन जो होता है ना उसके नीचे, ठीक है, थोड़ा बहुत फैट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सम फैट स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। ठीक है, फैट मतलब देखिए आप, हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन की अलग अलग लेयर होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो स्ट्रेटम कॉर्निवेरम, ठीक है, स्ट्रेटम स्पंजियोसम, ऐसी लेयर्स। उसके नीचे एक लेयर जो होती है हमारे स्किन का, वहां पे देखना एक व्हाइटिश टाइप का आपको लेयर दिखाई देता है, वो फैट का होता है। तो यहाँ पे बेटा फैट की लेयर इसमें देखने को मिलेगी। तो अब देखो मैरास्मस और क्वासियोरकर में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस यही आता है कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट है और क्या वहां पे रिस्पॉन्स होते हैं। तो इसमें एक्सटेंसिव ओडिमा जो होता है, मींस बॉडी पार्ट में स्वेलिंग जो है वो भी देखने को मिलेगी। अब बेटा इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस को लेके बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है मैरास्मस और क्वासियोरकर को। इसलिए बेटा इसको सिंपल वे में इसके कंसेप्ट को मैंने आपके लिए एक डिफरेंस के बेसिस पे यहाँ पे लेके आया हूँ। ये वाले स्लाइड से बेटा अब तक मैंने जो भी पढ़ाया हूँ मैरास्मस और क्वासियोरकर को, वो सारा पार्ट बेटा आपका इस स्लाइड से कवर अप हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना। क्वासियोरकर और मैरास्मस क्या होता है ध्यान से समझो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वासियोरकर बेटा बच्चा कौन सा 1 साल से ज्यादा का, उसमें हो रहा है। मैरास्मस बेटा 1 साल से छोटा बच्चा, उसमें हो रहा है। क्वासियोरकर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। मैरास्मस बेटा प्रोटीन और कैलोरीज दोनों का डेफिशिएंसी से होगा। क्वासियोरकर में बेटा एक्सटेंसिव ओडिमा होगा, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है बेटा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता मैरास्मस में। सब क्यूटेनस फैट जो होता है बेटा वो स्किन के नीचे में प्रेजेंट होता है, किसमें, क्वासियोरकर में। लेकिन बेटा मैरास्मस में पूरा यूटिलाइज हो गया, वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, मसल्स यहाँ पे बेकार हो जाएगी, लिम्स पतले हो जाएंगे। यहाँ पे भी बेटा सेम कंडीशंस देखने को मिलेंगी बेटा। ओके, स्किन बेटा इसमें सूजन देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे स्किन बेटा ड्राई और रिंकल्स मिलेंगी। समझे? यहाँ पे बेटा वेट लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसमें देखने को मिलेगा। तो ये बेटा कुछ डिफरेंस है जो क्वासियोरकर और मैरास्मस में, ठीक है, पूछे जाते हैं। और दोनों भी कंडीशन यदि रही तो दोनों भी कंडीशन में बेचारे इस बच्चे का ये हाल हो जाएगा बेटा। हाँ बेटा, चाइल्ड का डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा ना, फिजिकल ग्रोथ मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट होने वाला है। बेचारे इस बच्चे का क्या इतना बुरा हाल हो गया। ओके, फाइनली बेटा इसके बाद हमारे एनसीईआरटी ने एक और इंपॉर्टेंट टर्म दिया है, कैलोरिक वैल्यू क्या होती है। जो हम फूड खा रहे हैं ना बेटा, तो उस फूड से जो 1 ग्राम यदि हमने कोई फूड खाए तो उससे कितना एनर्जी रिलीज होता है, कितना एनर्जी बनता है, उसको हम किलो कैलोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करना है तो बेटा ये एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा, ये मेटल का बाहर से बना हुआ है और अंदर साइड ऑक्सीजन है। और इसमें बेटा यदि हम 1 ग्राम फूड को रखते हैं तो वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के बाद, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट में एनर्जी को रिलीज करता है। तो वो कैलोरिक वैल्यू कहलाता है। ये बम कैलोरीमीटर है बेटा। क्या है? बम कैलोरीमीटर। तो बम कैलोरीमीटर में यहाँ पे क्या बताया हुआ है, ध्यान देना बेटा, अमाउंट जो है बेटा, जो हीट लिबरेटेड हो रहा है, एक कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम फूड, और वो भी कहाँ पे, बम कैलोरीमीटर में, उसे कहते हैं बेटा ग्रॉस एनर्जी वैल्यू, या इसी को कहते हैं बेटा ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू, जिसको जीसीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या चीज, बम कैलोरीमीटर, जो कि एक क्लोज मेटल का चैम्बर होता है जिसमें ऑक्सीजन है। इसमें यदि ये 1 ग्राम फूड को हमने रखे तो 1 ग्राम जो फूड का कंबशन हुआ उससे कितना हीट लिबरेटेड हो रहा है बेटा, तो उसका जो अमाउंट होता है उसे ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ बेटा एक फिजियोलॉजिकल वैल्यू होता है। ये तो बेटा बम कैलोरीमीटर में हुआ ना। अब यदि हमने कोई फूड को खाए तो खाने के बाद हमारे बॉडी में 1 ग्राम फूड जो है ब्रेक होगा, ऑक्सीडेशन होगा उसका। ऑक्सीडेशन होने के बाद कितना एनर्जी निकाल रहा है, तो बेटा एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ह्यूमन बॉडी में 1 ग्राम फूड जो है 1 ग्राम फूड के कंबशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। इसे पीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो, दोनों भी डेफिनेशन समझ में आया बेटा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू में डिफरेंस पूछा जाता है। जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो सभी लोगों को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया बेटा। कुछ लोग भाग गए हैं क्लास छोड़ के, नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा था, वो भागते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
वीडियो से क्लियर कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में रोते रहेंगे नहीं समझा करके। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा एक डिफरेंस ये याद रखना हमको, फूड सब्सटेंस है बेटा। फूड में बेटा हम लोग क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं और फैट भी हम लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का बेटा ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू यदि हम देखें तो कितना होता है 4.1, प्रोटीन का कितना होता है 5.65 और फैट का होता है 9.45। ये है बेटा ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू, ये डेटा याद रख लेना। और यही चीज यदि हम फिजियोलॉजिकल वैल्यू की हम बात करते हैं बेटा तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का सेम होता है और फैट का डिफरेंट होता है। मींस 4 ग्राम जो है मींस 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम यदि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाए, 1 ग्राम प्रोटीन खाए तो हमें बेटा 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। लेकिन यदि 1 ग्राम फैट हम खाते हैं तो सॉरी कितना 9 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। ओके समझा, क्लियर हुआ? तो ये था बेटा कैलोरिक वैल्यू जो फूड सब्सटेंसेस में कितना निकलता है। उम्मीद करता हूं सारे पार्ट सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। अभी एक एडिशनल कंसेप्ट बेटा हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। स्टमक जो है बेटा एक कंपाउंड स्टमक में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जिसे कहते हैं बेटा रुमिनेंट स्टमक। मीन्स जो कैटल होते हैं ना, कैटल काऊ, उसमें जो स्टमक होता है वो कैसा होता है बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। हमारा स्टमक तो सिंपल टाइप का है, बट रुमिनेंट जो है उनमें स्टमक जो है बेटा कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे कंपाउंड स्टमक का छोटा सा पार्ट जो हम समझने वाले हैं। एक बार बेटा हैंड रेज करेंगे, सारी चीजें क्लियर है, मैं आपको वॉइस में भी एक्सेस दे रहा हूँ। कोई नो वाला है तो नो बोलो, या समझा है तो यस सर बोल के आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, यस सर या नो सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। Yes, sir. कोई नो वाला तो नहीं है ना? Yes, sir. ओके बढ़िया, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते बेटा, अभी हम लोग नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे। यहाँ पे कंपाउंड स्टमक का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो कंपाउंड मींस रुमिनेंट का जो स्टमक होता है, किसका बेटा, रुमिनेंट का। तो ये 4 टाइप में डिवाइड होता है। तो रुमिनेंट में देखो बेटा स्टमक जो होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है ये एसोफेगस हो गया, ये वाला पार्ट। फिर एसोफेगस के बाद बेटा इसमें एक लार्जेस्ट पोर्शन होता है जो कहलाता है इस तरह से रुमेन। ये क्या कहलाएगा, रुमेन। रुमेन के बाद बेटा इधर पार्ट ये वाला जो है ये कहलाता है रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद यहाँ पे होता है बेटा ओमेसम, और ओमेसम के बाद बेटा ये वाला जो पोर्शन होता है ये कहलाता है एबोमेसम। एबोमेसम बेटा मेन ट्रू स्टमक जो होता है कैटल का एबोमेसम होता है। लेकिन बेटा आप देखो कोई कैटल जो है सबसे पहले ये क्या करेगा, फूड खाएगा। तो फूड खाएगा बेटा तो ये माउथ इसोफेगस से फूड खाया और उसके फूड में वो घास फूस खा रहा है, ग्रासेस खा रहा है, तो वो यहाँ पे आके स्टोर्ड होता है बेटा। ये होता है बेटा रुमेन, ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये रुमेन है। तो रुमेन में जो फूड यहाँ पे स्टोर हो रहा है तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बेटा यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो इसका फर्मेंटेशन करेगा। सेलुलोज का फर्मेंटेशन हो गया। फर्मेंटेशन होने के बाद फाइनली बेटा जो फूड यहाँ पे आया है, यहाँ से फूड अब यहाँ से आगे पास हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। टेम्परली बेटा रेटिकुलम में स्टोर होता है, वापस से रिवर्स पेरिस्टालसिस से वापस से उसके माउथ में फिर से आता है। आप देखना वो खा नहीं भी रहते हैं तब भी उनका मुंह चलते रहता है एनिमल का। फिर यहाँ से आने के बाद फूड ओमेसम में आएगा, ओमेसम से एबोमेसम में आता है। तो थोड़ा बहुत चर्निंग ओमेसम में और कंप्लीट फूड की चर्निंग बेटा एबोमेसम में होती है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है वो एबोमेसम में होता है, इसलिए एबोमेसम को ट्रू स्टमक कहते हैं। ओके, अब इतना सारा मैंने बहुत फास्टली बता दिया, हो सकता है आपको नहीं समझा होगा। तो अभी क्या करते बेटा, जितना भी मैंने समझाया हूं उसके एक एक लाइन को समझेंगे, ठीक है, एक एक पार्ट को समझेंगे। 4 टाइप बताया था बेटा मैंने। तो पहला था रुमेन जो कि लार्जेस्ट चैम्बर है बेटा। कौन सा वाला है रुमेन वाला पार्ट, ये देखो ये एसोफेगस है। एसोफेगस के बाद फिर मैंने इस तरह से यहाँ से ये वाला जो पार्ट बताया था ना, ये ऐसा, ये रुमेन हो गया। रुमेन क्या है बेटा, लार्जेस्ट चैम्बर हो गया। फिर आता है रेटिकुलम, ये है बेटा स्मॉलेस्ट चैम्बर, ठीक है। रेटिकुलम के बाद रेटिकुलम कौन सा वाला पार्ट था बेटा, जो ये इधर साइड सामने साइड में मैंने बनाया था, यहाँ पे बनाया था ना इस तरह से, ये क्या था रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद फिर क्या था बेटा, बीच वाला पोर्शन ओमेसम, ठीक है। जनरली कैमल और डियर में ये एब्सेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इनके सिनोनिम भी बेटा,
पाउंच, हनीकॉम, ठीक है, सेल्टेरियम, बट ये याद रखने की जरूरत नहीं है। एबोमेसम जिसे रिनेट कहते हैं, ये है ट्रू स्टमक। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपाउंड स्टमक जिसके टाइप, जिसमें लार्जेस्ट कौन सा होता है वो, सेकंड ट्रू स्टमक किसे कहते हैं ये, ठीक है। फर्मेंटेशन जो होता है कहाँ होता है बेटा, रूमेन में होता है। सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो इसमें देखो एक एक पार्ट को समझते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट हो रहा है, ऑब्वियसली जहां पे ट्रू स्टमक है वहीं पे होगा। और ट्रू स्टमक कौन सा है बेटा, एबोमेसम, ठीक है, जिसे ट्रू स्टमक कहते हैं। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहा है। एक बेटा रूमेन और रेटिकुलम जो है ये किसका बना होता है, तो एक प्रोटीन की इपिथेलियल लेयर होती है जिसे केराटिनाइज इपिथेलियम कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूमेन और रेटिकुलम में। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब मिथेनोजेंस, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, या फिर जो फर्मेंटेड बैक्टीरिया होता है र्यूमेनोकोकस कहते हैं, जैसे जो सेलुलोज को क्या करेगा बेटा, तोड़ देगा। ओके, वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती है रूमेन और एसोफेगस में, क्योंकि वो आगे पीछे फूड को पहुंचा रहा है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है, रूमेन और एसोफेगस में, जिसके अकॉर्डिंग बेटा एनिमल में जो कंट्रोल करता है उसकी विल पावर, कब फूड खाना है, कब चबाना है, कब क्या करना है, ये सारा प्रोसेस जो है यहाँ पे होता है। ये इस तरह से बेटा ये स्टमक के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एक एनिमेशन बता रहा हूँ बेटा, सारा पार्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और फाइनली आज का ये लेक्चर जो है और फाइनली ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। Grass consumed by an animal is crushed into pulp in the mouth. It is also moistened by saliva and moved to the rumen by peristalsis of the esophagus. In the rumen, crushed food is mixed with symbiotic microorganisms. अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल that शुगर में break down कन्वर्ट कर रहा है। cellulose and other organic compounds into simple sugars. These in turn are transformed into organic acids such as acetic acid and butyric acid, and gases such as carbon dioxide and methane. Gases escape through the esophagus and the mouth, belching, while organic acids are absorbed into the blood and used by the cells of the organism as energy and structural materials. The rumen bacteria also bind inorganic nitrogen and incorporate it into their own proteins. These bacteria also synthesize B-complex vitamins. Apart from bacteria, the rumen is also inhabited by ciliates. Some of them break down cellulose, while others feed on the rumen bacteria. The cud fermented by microorganisms is moved to the second chamber, the reticulum, where it is further grinded and formed into balls. These are regurgitated by antiperistalsis into the mouth to be chewed again. Thoroughly chewed and swallowed again, the digester is passed by peristalsis to the third chamber, the omosum, where water is absorbed and the digester condensed. From the omosum, the condensed digester passes to the abomosum, the final chamber of the stomach. The abomosum, which is the proper stomach, secretes enzymes to initiate the digestion of proteins released from plant cells, and also proteins of bacteria and ciliates found in the rumen. From the abomosum, the food pulp passes to the duodenum, and then to the small intestine, in which the digestion is completed and its products absorbed. Indigested food enters the large intestine, where water is absorbed and feces formed. These are later eliminated from the body through the rectum. तो इस तरह से फाइनली बेटा ये जो है ये क्या है बेटा, कंपाउंड स्टमक का एनिमेशन बताया मैंने। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको अच्छी तरह से। ओके, चलो कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जल्दी से भागना नहीं है। पहले तो बेटा एक रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, सारा पोर्शन समझ में आया है, वॉइस में भी मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है, यस और नो? Yes, sir. एवरीथिंग इज क्लियर है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो अभी बेटा आपके इंस्ट्रक्शन ये है कि नेक्स्ट टेस्ट जो मतलब नेक्स्ट क्लास में आपका लाइव टेस्ट होगा, क्लास में ही पहली चीज, तो आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। टेस्ट जो है बेटा 3 तरीके से होगा। 3 तरीके से ऐसा होगा कि पहला टेस्ट जो होगा वो रिटर्न होगा, मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको लिखना है, लिखने के बाद बेटा आपको शेयर करना है, स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, कैसे करते सिखा दूंगा मैं।
सेकंड टेस्ट जो है बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके आपको ऑप्शंस बताना है। थर्ड टेस्ट जो रहेगा बेटा ओरल टेस्ट होगा, जिसमें आपके वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। जितने स्ट्रेंथ दिख रही है सारी मुझे दिखना चाहिए, कोई भी एब्सेंट नहीं रहेगा। जो एब्सेंट होता है उनके नाम नोट किए जाएंगे, ऑफिशियली उनको कॉल किया जाएगा, उनके पेरेंट्स से बात की जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को रेडी रहना है। बट ये सारे टेस्ट के पहले यदि आपके किसी भी टाइप के डाउट्स आते हैं, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। कंप्लीट इस पोर्शन का कोई भी पार्ट आपको रिवाइज करा के देना है, मैं आपको फिर से रिवाइज करा के दूंगा, या आप पर्सनली मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो, टाइम ले सकते हो, जिसमें मैं आप लोगों के हर एक डाउट को क्लियर कराऊंगा। मैंने आप लोगों को 2 मॉड्यूल्स दिया हूँ, यदि दोनों मॉड्यूल पढ़ के हो गए होंगे तो आप मुझसे मॉड्यूल नंबर 3 ले सकते हो। ठीक है, नहीं पढ़ के हुए हैं तो दोनों मॉड्यूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, और दोनों भी मॉड्यूल्स में जो भी डाउट्स आता है वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। समझ गए? एक जो कंटेंट होता है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ये सारे क्लियर करा के मैंने दिया। एक एक पार्ट जो है मैंने आप लोगों को समझा के दिया। ठीक है, इसमें बेटा आपका चाहे नीट का पोर्शन कह लो, या स्टेट बोर्ड कह लो, या सीबीएसई बोर्ड, सारा पोर्शन कवर होता है। ओके, इसके एक्स्ट्रा सर में हम मुझे एक भी जाएंगे मॉड्यूल तो नहीं मिली। बहुत सारे Okay. एमसीक्यूज का आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हुआ? अभी किसी को कुछ पूछना है तो अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, आपको सारे जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं मिल जाएंगे। कहाँ पे बेटा? थैंक यू बेटा पार्थ। हाँ ठीक है बेटा, वहाँ पे जो नोट्स मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी वो सब मिल जाएंगे आप लोगों को धीरे धीरे। मॉड्यूल्स जो है बेटा आपको ये जो tiny.cc है यहाँ पे मिल जाएगा बेटा। एक एक चीज बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? नहीं मालूम है कोई बात नहीं, आपके पास मॉड्यूल्स नहीं है, अपलोड कर दिया हूँ, ये वेबसाइट है हमारा, इस वेबसाइट पे जाओ और मॉड्यूल वहां से ले लो। टेस्ट नेक्स्ट क्लास में है बेटा। हाँ, मे बी सैटरडे हो सकता है, या मे बी उसके बाद जब क्लास होगा तब होगा। संडे को भी क्विज रहेगा टेलीग्राम पे। हाँ, टेलीग्राम पे भी मैंने आप लोगों को, जो हमारा ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है बेटा, ये मेन चैनल है। इस चैनल पे जाने के बाद आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा उस ग्रुप को ज्वाइन करने का, या फिर डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड किया हूँ मैंने, उसमें जाइए, वहाँ पे मैंने मॉड्यूल्स अपलोड किया था। अब आप लोग अवेयर रहोगे तो आपको मिलेगा। जिसके पास अभी तक के मॉड्यूल्स नहीं है, आई डोंट नो क्यों नहीं पहुंचे आपके तक के अभी तक के। व्हाट्सएप पे भी बेटा अश्विनी मैम ने शेयर करी है आपको, पहली चीज मॉड्यूल्स भी, सारे नोट्स भी। मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड किया हूँ, टेलीग्राम पे नहीं मिला है, व्हाट्सएप पे नहीं मिला है तो बेटा उसके बाद भी ये हमारा जो tiny.cc URL है, यहाँ पे बैच 4 जो नीट 2022 का आपका फोल्डर बना है, ऑप्शंस है। ठीक है, जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे इसमें ओपन ऊपर साइड में इस तरह से मिलेगा, वहां पे जाइए, मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, दोनों भी मॉड्यूल्स अवेलेबल है, आप रीड कीजिए वहां से। और रीड के साथ ही साथ बेटा कुछ लोगों के ही मेरे पास अभी तक के नोट्स जो है वो आए हैं, बहुत से लोगों के नोट्स नहीं आए। मैं चेक कर रहा हूँ बेटा, सभी के नेम नोट कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में सभी के चेक करूंगा मैं, जिसके डाउट से मैसेज करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके ग्रेट। और किसी का कोई प्रॉब्लम? आज का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा बेटा आप लोगों को, जितने लेक्चर्स हुए सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है आप लोगों को मिल गए हैं, सारा शेड्यूल मिल जाएगा बेटा सिद्धेश। ओके बेटा खुशहाली। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय बेटा, हैव अ नाइस टाइम। बने रहिए बेटा, एक्सचेंज आई नोस, इंस्पायरिंग माइंड, इंस्पायरिंग लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।